Hi friends, let's start with chapter number 7, assignment numericals. Chapter number 7 is mainly is regarding alternating current. उसमें थोड़ी तकलीफें फॉर्मूला में ज़्यादा होती है. मेन तो Z का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो बताया था मैंने आपको. Now we start with the very first sum. Find the necessary inductance of 110 volt 10 watt rating bulb. Find the necessary inductance if 110 volt 10 watt rating bulb is to be used with 220 volt AC source having frequency 50 Hz. हाँ, डेटा में आपको क्या दिया हुआ है फर्स्ट सम में कि देयर इज अ बल्ब है, उसका रेटिंग दिया, पावर रेटिंग इज 110 वाट, वोल्टेज रेटिंग इज 110 वोल्ट, यानी 110 वोल्ट पे यूज किया तो ये 10 वाट पावर डिसिपेट करेगा. दिस हैज बीन यूज्ड इन ऑन अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट. अब कुछ नहीं बोला है, मतलब बाय डिफॉल्ट इज आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी इसकी आरएमएस वोल्टेज के लिए 50 हर्ट्ज. हमें नेसेसरी इंडक्टेंस ढूंढना है, कितना इंडक्टेंस लगाना पड़ेगा. नाउ बल्ब का फिलामेंट हैज अ you can say resistance of the filament. Bulb filament has a resistance and that can be obtained by V square by P, and that is 110 का square upon P is 10, so will come out to be 1210 ohm. ये बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, बराबर है. इंडक्टेंस कितना लगाना है वो फाइंड करना है. अब यहाँ पे करंट भी ढूंढना पड़ेगा कि सर्किट में करंट कितना, तो I बल्ब की कैपेसिटी कितनी है करंट की, I इज V अपॉन R, ये तो हमें मालूम है. या फिर हम लोग करते हैं पावर से लेते हैं, पावर इज V इंटू आई, therefore I इज इक्वल टू V अपॉन P, सॉरी P अपॉन V, दैट इज 10 अपॉन 110, यानी कि 1/11 एम्पियर. ये करंट हो गया. अब ये करंट क्या बनेगा, दिस विल बिकम आरएमएस करंट फॉर द सर्किट. बल्ब सर्किट में लगा है, वहां पे ये जो करंट कैपेसिटी है बल्ब की, करंट कैपेसिटी ऑफ दिस बल्ब बिकम्स द आरएमएस करंट फॉर द सर्किट. फिलामेंट का रेजिस्टेंस बिकम्स द रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट, एंड हमें एल फाइंड करना है. नाउ ये आईआरएमएस है, तो आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन जेड. तो इसके बेस पर जेड मिल जाएगा, वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस बाय ओम्स लॉ. वीआरएमएस कितना है 220 अपॉन आईआरएमएस 1/11, यानी 220 इंटू 11, इतना ओम आ गया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. नाउ एज आर एंड एल इन सीरीज, आर कहाँ से, फिलामेंट का रेजिस्टेंस, एल कहाँ से, जो हमें ढूंढना है वो, दोनों सीरीज में. तो जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट ऑफ जेड का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, या फिर वी कैन से एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर. अब एक्सी का ही नहीं, कैपेसिटर का ही नहीं, तो गया. तो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. नाउ फ्रॉम दिस मेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल के अंदर एल है ना, बराबर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे. तो एक्सएल स्क्वायर क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. जेड है, आर भी है, सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया. इसके ऊपर एक्सएल मिलेगा, रूट कर देने का, या फिर इसको सीधा यूँ लिखते हैं रूट ऑफ दिस वन. चलो छोड़ो, एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि बाद में पंगा ना हो. तो एक्सएल इज इक्वल टू रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दैट इज दिस मच ओम. ये एक्सएल आ गया, बट वी नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, दैट इज 2πf इंटू एल. हमें एल ढूंढना है, तो एल विल बी इक्वल टू एक्सएल अपॉन 2πf, एंड दैट मच है. ये हो गया इंडक्टेंस का फॉर्मूला, बराबर है. ये इंडक्टेंस आ जाएगा, क्लियर. तो इस बल्ब को इस वोल्टेज पे यूज करना हो तो इतना इंडक्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, बराबर है. therefore inductance required is this much. क्लियर. ये हो गया सम नंबर 1. कॉपी इट डाउन प्लीज. नेक्स्ट चलते हैं सम नंबर 2 की तरफ. सम नंबर 2 में हमको दिया हुआ है L इक्वल टू 8.1 मिली हेनरी, C इक्वल टू 12.5 माइक्रोफैरड and R equal to 100 ohm are connected in series with an AC source of 230 volt and frequency 500 hertz. Calculate voltage across two ends of resistor, inductor and capacitor. R, L और C तीनों सीरीज में लगाए हुए हैं एंड एक AC सोर्स अप्लाई किया हुआ है. तो हमें फाइंड करना है हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो फाइंड करना है, बराबर है. तो चलो शुरू करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा,
तो V इक्वल टू आई आर है रेजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर का क्रॉस आई एक्सएल, कैपेसिटर का क्रॉस आई एक्ससी, बराबर, ये तीनों है। अब हर एक में आई की जरूरत पड़ेगी। आई मतलब कौन, सर्किट में पासिंग करंट, तो बाय डिफॉल्ट वी टेक आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज है तो आरएमएस करंट मिल जाएगा, कैसे, जेड मिलेगा, तो आरएमएस करंट चाहिए आई आरएमएस, तो आई आरएमएस विल बी इक्वल टू वी आरएमएस बाय जेड, तो पहले जेड ढूंढना पड़ेगा, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ढूंढने के बाद में आई आरएमएस मिलेगा, आई आरएमएस से ये तीनों मिल जाएंगे। अब इम्पीडेंस ढूंढने के लिए एक्सएल और एक्ससी की जरूरत पड़ेगी, तो पहला स्टेप एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल, इतना ओम, बराबर है। फ्रीक्वेंसी भी है, इंडक्टेंस भी है, वैल्यू डाल दो। फिर दूसरा आएगा एक्सी, एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ये आ गया दिस मच हो, सी भी है एफ भी है, एक्सी मिल गया। नाउ Z will be equal to root of impedance क्या है, root of R square plus XC minus XL square, बराबर है। तो ये आएगा Z, वैल्यू पुट अप करनी है स्टेप बाय स्टेप। Z आ गया, बाद में IRMS which is VRMS upon Z, इतना एम्पियर, ये IRMS आ गया। फिर शुरू करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, पहले बोले ना, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, दिस मच वोल्ट। फिर दूसरा पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, वी एल विल बी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, दिस मच वोल्ट। आई आर एम एस यहाँ ढूंढा है, एक्सएल यहाँ पे, ओके। फिर तीसरा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, across capacitor VC, and that will be IRMS into XC, this much volt. Value डाल दो कैलकुलेटर, IRMS यहाँ पे है, XC यहाँ पे है, okay. तो all the values are available to you, just you have to put up the, sorry, all the formula are available to you, just you have to put up the value. यही टाइप का सम बुक में भी था, पर उसमें RLC नहीं दिया था, कुछ और दिया था, कुछ और सिचुएशन था, पोटेंशियल डिफरेंस मांगा था। वही चीजें तीनों को एक साथ रख के फाइंड किया। ये सब में आपको ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिस हो जाती है, टू फाइंड एक्सएल, टू फाइंड एक्ससी, टू फाइंड जेड, तीनों हो गए, तो तीन में से कोई एक गायब हो तो उसको गायब करने का, बाकी का ढूंढो मेथड वही। फिर आईआरएमएस भी कैसे ढूंढना है वो भी आ गया, फिर हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बराबर है। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा खास, कि ये वीएल एंड वीसी दोनों सेम आते हैं। अब वीएल एंड वीसी अगर दोनों सेम आए, ये दोनों अगर सेम आए, मतलब क्या हुआ, आई तो कैंसिल, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो गया, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हुआ, मतलब यहाँ पे ही लिखेगा एक्सएल एंड एक्ससी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। व्हाट डज दैट इंडिकेट, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी क्या इंडिकेट करता है, एक्सएल और एक्ससी क्या इंडिकेट करता है, ये डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ओनली आर बचेगा, जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, एंड दैट्स अ केस ऑफ रेजोनेंस, बराबर है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इट्स अ केस ऑफ रेजोनेंस, विल बी अ केस ऑफ रेजोनेंस, क्लियर, दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वैल्यूज। सब में कुछ नहीं लिखना है, सब में तो हमने जो ढूंढ लिया वो यहाँ तक पूरा ढूंढ लिया, पर हमारे लिए ये दोनों अगर सेम आए तो मतलब समझ जाने का ये रेजोनेंस का केस हो गया। एक्सएल एंड एक्ससी की वैल्यू सेम आए मतलब रेजोनेंस, क्योंकि इसमें कंडीशन था कि व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी द जेड बिकम्स मिनिमम दैट इज इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, आर हो जाएगी, एंड यू गेट रेजोनेंस, ओके, क्लियर। तो दैट्स रिगार्डिंग सम नंबर 2, प्लीज कॉपी दैट। ये फॉर्मूला थे, चलो नेक्स्ट थर्ड सम, टेक्स्ट बुक का ही सम है, टेक्स्ट बुक का ही सम है एक्चुअली, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। A medium wave radio can be tuned in the frequency range 800 kilohertz to 1200 kilohertz. 800 kilohertz यानी 3 मिनटी इसकी, सॉरी किलो की और 2 इसकी, 5 हुई टोटल, वैसे 3 मिनटी और 2 मिनटी 5 मिनटी, तो 12 into 10 raised to 5 hertz. A radio can be tuned in between these two frequency. Inductance applied is 200 microhenry. 200 microhenry 10 raised to minus 6, तो 2 into 10 raised to minus 4 हेनरी हो गया। हमें फाइंड करना रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, तो उसके लिए वही सेम टेक्स्ट बुक का ही समय, एक बार फिर से याद करा दो। टू ट्यून इन द रेडियो, फॉर ट्यूनिंग ऑफ रेडियो ओमेगा शुड बी इक्वल टू ओमेगा सी, रेजोनेंस शुड अकर, चलो ये पहले स्टेप रख लेते हैं, रेजोनेंस शुड अकर,
resonance should occur, and therefore omega equal to omega 0. Omega is 2 pi f and omega 0 is 1 upon root LC. हमें फाइंड करना है C का रेंज, तो स्क्वायरिंग करते हैं 1 upon LC. C को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करें तो 1 upon 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर L. पहले C1 मिलेगा F1 रख के पाई स्क्वायर F1 स्क्वायर L. ये C1 मिला, दिस मच फैरेड, कन्वर्ट कर दो पिको फैरेड में जाएगा ये. फिर दूसरा मिलेगा C2 दैट इज 1 upon 4 पाई स्क्वायर F2 स्क्वायर L. यहाँ मिलेगा C2 आपको फैरेड में मिलेगा, एंड फिर इसको पिको फैरेड में कन्वर्ट करें, एंड दस द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस इज दिस पिको फैरेड टू दिस पिको फैरेड. ओके, ये आएगा आपका 88 पिको फैरेड आएगा, ये 198 आएगा. तो वेरिएबल रेंज कैपेसिटेंस इज 88 पिको फैरेड, लोअर टू हायर बोलते हैं रेंज में, टू 198 पिको फैरेड. ये वही सब टेक्स्ट बुक का ये थर्ड सम. फिर चलते हैं फोर्थ की तरफ. चलो नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर सम नंबर 4. ये सम नंबर 4 टेक्स्ट बुक में कवर किया हुआ है एडिशन में, जो हमने किया हुआ है सम साथ में. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक इंडक्टर 0.5 हेनरी का, रेजिस्टर 200 ओम का, आर कनेक्टेड सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ 230 वोल्ट. सोर्स का वोल्टेज 230 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है. देन कैलकुलेट पहला मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू सर्किट, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड तीसरा टाइम डिफरेंस पूछा है. बराबर है, इसका टाइम डिफरेंस पूछे तो याद आ जाएगा कि कौन सा सम था ये, पर उसका कंडीशन थोड़ा अलग था, वैल्यूज अलग थी, इसे जस्ट एक प्रैक्टिस हो जाता है हमारे लिए. अब पहला हमें फाइंड करना आई मैक्स. आई मैक्स क्या होता है, वी एम अपॉन जेड. आई मैक्स क्या होगा, तो बाय ओम्स लॉ इट इज वी अपॉन जेड. मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ले लो. अब वी एम के लिए क्या करना, वी आर एम एस में जाना पड़ेगा. तो पहला स्टेप हमारा वी एम इक्वल टू रूट टू वी आर एम एस. बराबर है, तो ये वी मैक्स आ गया, दिस मच वोल्ट. फिर जेड चाहिए, जेड के लिए आर एन एल इन सीरीज है, तो जेड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. एक्सएल लाने के लिए चलो एक स्टेप और पहले लेते हैं, एक्सएल फाइंड कर लेते हैं. एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल दैट इज 2 पाई एफ एल, दिस मच हो. फिर नेक्स्ट स्टेप जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दिस मच हो. आर भी है, एक्सएल ढूंढ है, डाल दो यहाँ पे, जेड आ गया, तो ये हो गया आपका आई मैक्स दैट इज वी मैक्स अपॉन जेड, दिस मच एम्पियर. आई मैक्स आ गया. अब दूसरा फेज डिफरेंस चाहिए, तो फेज डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, फेज डिफरेंस 5. तो याद करें उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या दे रखा फेज डिफरेंस के लिए, तो टेंजेंट ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर. याद होगा शायद ये एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर tan phi का फॉर्मूला था जब आर एल सी तीनों सीरीज में हुए. तो यहाँ पे सी मिसिंग है, सी है ही नहीं, तो ये हटा दो, तो एक्सएल अपॉन आर हो गया. सो हियर tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर. आपके पास एक्सएल भी है, ये आर भी है, रेशो ले लो जो आए उसमें से, फिर देयरफॉर 5 विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा 5. ये 5 आएगा डिग्री में, टेंजेंट टेबल से ढूंढोगे तो डिग्री में आएगा. इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दें, कैसे करते हैं, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 यू गेट इन रेडियन. 5 आ गया रेडियन में. अब नेक्स्ट है टाइम डिफरेंस के लिए, तो टाइम डिफरेंस की बात करें तो वी नो फेज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 14 एंड 15 में पढ़ा था, फेज इज गिवन एज ओमेगा इनटू टी. therefore initial phase omega theta 1 will be omega t1 and final phase theta 2 will be equal to omega t2. At time t1 phase theta 1, at time t2 phase theta 2. Therefore phase difference delta theta, और sorry phase difference को हमने 5 बोला हुआ है, 5 is equal to theta 2 minus theta 1, omega common t2 minus t1 and that's omega into delta t. तो therefore delta t time difference क्या आएगा, time difference या time lag will be equal to 5 upon omega. Omega हमारे पास यहाँ frequency आ जाएगा, that's 2 pi f ले लेते हैं, so this will be equal to 5. तो रेडियन में हमने ढूंढा हुआ है upon 2 pi f. This will be the time difference, this much second. Okay, ये हो गया time difference. क्लियर? ये हो गया सम नंबर 4. ये टाइम लैग जो ढूंढने का मेथड, इसको खास ध्यान रखें क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, बाकी तो सारे रूटीन फॉर्मूला है, ये एक्स्ट्रा है. ओके
दैट कंप्लीट्स सम नंबर 4. So friend, next we go on for fifth number. Fifth में दिया इन AC circuit L and R are connected in series. Maximum AC voltage 220 वोल्ट. देखो यहाँ बोला हुआ है क्लियरली मैक्सिमम वोल्टेज, तो V max दिया हुआ है आपको, VM दिया हुआ है, बराबर है. फिर इफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टेंस नहीं दिए, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर मतलब एक्सेल डायरेक्टली दे दिया आपको, इसे आप ढूंढने नहीं जाने का है, इट इज गिवन डायरेक्टली टू यू, इज दिस मच एंड रेजिस्टेंस इज दिस मच 80 ओम. आर एल सीरीज में तो आर भी दे दिया, एक्सेल भी दे दिया. तो फाइंड द पावर एंड द पावर फैक्टर, पावर एंड पावर फैक्टर फाइंड करना है. अब यहाँ पे पहली बात तो पावर फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर बाद में पावर लेते हैं. तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज cos phi, cosine of phase difference between voltage and current, and that is given as R upon Z. तो हमें Z की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट द Z. Z is equal to root of R square plus R and L in series है ना, तो R square plus XL square, ये आ गया Z. 60 80 है तो ऑब्वियसली 100 आएगा, बराबर. पाइथागोरस कॉम्बिनेशन 3 4, क्लियर. तो ये हो गया 100 आया. फिर बोले पावर फैक्टर ढूंढे, तो पावर फैक्टर जब भी पूछो तो ऐसे नाम लिख देना ज्यादा अच्छा है. पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z. ये फॉर्मूला उसका जनरल फॉर्मूला है, जो मिसिंग हो उसे गायब कर दो. अब R कितना दिया यहाँ पे 80 अपॉन Z अभी आया 100, तो दैट इज 0.8. तो एक आंसर आपका आ गया, पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू 0.8. यूनिटलेस होता है ये. तो फिर नेक्स्ट पूछा पावर, तो पावर P इज, पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos phi. cos phi तो पावर फैक्टर होता आ गया. VRMS IRMS का क्या करेंगे, तो यहाँ तो VM दिया हुआ है, I तो दिया नहीं, IM नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे, IRMS को लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z. ये हो गया VRMS इंटू VRMS अपॉन Z cos phi. सो दिस विल बी VRMS का स्क्वायर अपॉन Z cos phi. अब हमारे पास तो VM दिया हुआ है, तो VRMS को लिख सकते हैं VM बाई रूट 2. सो दिस विल बी VM बाई रूट 2 ना, तो स्क्वायर का तो VM स्क्वायर अपॉन 2 Z cos phi. VM है, Z भी है, cos phi भी है. सो दिस इज द पावर. क्लियर. ये आर एन सी इन सीरीज, आर एन एल इन सीरीज दिया, वैसे आर एन सी इन सीरीज हो सकता है, एल एन सी इन सीरीज हो सकता है, अकॉर्डिंगली हम वैल्यू बदलते रहेंगे. फॉर्मूला वही रहेंगे, यहाँ पे सी होता है एक्सी लेने का है, एल एन सी होता है एक्सएल माइनस एक्सी लेना है. दैट्स ओके. तो फॉर्मूला लेके ही चलना है. ये हो गया सम नंबर 5. नेक्स्ट वी गोइंग फॉर 6th नंबर. 6th नंबर में आपको वोल्टेज एंड करंट इन एलसीआर एसी सर्किट इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन. वोल्टेज एंड करंट के फॉर्मूला दिए हुए हैं. V इक्वल टू VM cos ओमेगा t माइनस 5 थीटा 1, I इक्वल टू IM cos ओमेगा t माइनस थीटा 2, ऐसा दिया हुआ है आपको. फिर बोला हुआ है कैलकुलेट इम्पीडेंस यानी Z एंड रेजिस्टेंस ऑफ द अबव सर्किट. दो चीजें ढूंढनी है, इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस. क्या करेंगे इसमें, तो जब भी ऐसा फॉर्मूला है 11 में सिखाया था, जब भी ऐसा फॉर्मूला है, कौन से चैप्टर में, 14 और 15 चैप्टर में सीखा था 11 में, कि जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला है कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो कंपेयरिंग द वो इक्वेशन क्या लिख रहे हैं पहले, कंपेयरिंग अबव equations with V equal to VM cos omega t minus theta 1 and I is equal to IM cos omega t minus theta 2. बराबर है. तो what we get is, we get VM equal to 200 root 2 volt, IM equal to 10 root 2 एम्पियर, फिर ओमेगा इक्वल टू 3000 रेडियन पर सेकेंड, एंड फेज डिफरेंस 5 विच इज थीटा 1 माइनस थीटा 2. दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आता है, बड़ा माइनस छोटा ही करना है. 55 माइनस 10 45 डिग्री, यह है 45. ओके क्लियर. ये डेटा मिले इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके. क्लियर. तो नेक्स्ट फाइंड क्या करना है पहले Z.
स्वीट एंड सिंपल z इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम, ओम्स लॉ। मैक्सिमम वैल्यूज अवेलेबल है दोनों, तो मिल जाएगा। तो यहाँ आता है 20 ओम, ये z आ गया। अब मांगा है r, तो r के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो ध्यान से, फेज डिफरेंस है हमारे पास में, तो वी नो दैट tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, बराबर है। अब यहाँ पे tan phi कितना 45 डिग्री है, therefore 1 is equal to XL minus XC upon R, तो therefore XL minus XC is equal to R हो गया ना। Z के फॉर्मूला में रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, Z है आपके पास में, XL माइनस XC is equal to R हुआ, तो that is equal to रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, that is R रूट 2 हो गया, ये Z आ गया, तो R क्या आएगा, Z बाय रूट 2, Z के ना 20 अपॉन रूट 2, तो हो गया 10 रूट 2 यानी कि 14.1, ये आ गया। देयरफॉर R इज इक्वल टू 14.1, ये एक आंसर, एंड आपके पास Z कहाँ गया दूसरा, ये आंसर। ओके, तो दैट्स द केस। क्लियर, ये हो गया सम नंबर 6। प्लीज कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 14 नंबर। 14 नंबर में बोलेंगे एलसीआर एसी सर्किट, सीरीज सर्किट, एलसीआर तीनों सीरीज में, L इक्वल टू 5, ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, आपको दिया हुआ है L इक्वल टू 5 हेनरी, फिर ओमेगा इज 100 रेडियन पर सेकेंड, फिर दिया हुआ है R इक्वल टू 100 ओम, पावर फैक्टर दिया cos फाइव इज इक्वल टू 0.5, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू C, ये फाइंड करना है, बराबर है। अब ये सम में क्या है एक्चुअली, बेसिकली वैसे तो देखने से एकदम सिंपल लग रहा है, आप देखें तो लॉजिक क्या है सम का, cos फाइव पावर फैक्टर इज गिवन एज R अपॉन Z, बराबर है। अब Z क्या होगा, तो तीनों सीरीज में इज Z विल बी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ओके। हमें C ढूंढना है, C कहाँ पे, XC में, तो XC मिलेगा तो हमें C मिल जाएगा। तो XC ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज है बाकी, cos फाइव है, R भी है, XL ओमेगा इंटू L, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L, दैट इज 500, बराबर। बाकी सारी वैल्यूज है, खाली XC में से C नहीं है, XC नहीं है अपने पास में, तो XC ढूंढना है, दैट्स ऑल। हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज डाल देंगे, विल बी पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड देन सिंप्लीफाइंग इट, एंड उसको सिंप्लीफाई करते करते इतनी हॉरिबल हालत होगी, इजी है वैसे, तकलीफ वाला नहीं है, पर कैलकुलेशन में इतनी चांस मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़े ज़्यादा होंगे, इसलिए आई शो यू द वे हाउ टू सॉल्व दिस। इसमें क्या, ये पर्टिकुलर सम ऐसा है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज डालने की और सॉल्व करना है, सारी वैल्यूज एक साथ मत डालो, पुट इट स्टेप बाय स्टेप। जैसे cos फाइव 0.5, तो उसको हम लोग 1/2 लिख देते हैं, तो पहले 1/2 लिखते हैं cos फाइव, R अपॉन रूट ऑफ, सर सारी वैल्यूज क्यों नहीं डाली, रुको, आराम से एक के बाद एक डालते हैं, तो क्या इजी पड़ेगा हमें सम। ये हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो 1/4 इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन, नीचे से रूट निकल गया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर हो गया। Therefore XL minus XC will be equal to root 3R, बोले तो 1.73R, ओके। हमें चाहिए XC, तो therefore XC will be equal to XL minus 1.73R। अब XL कितना है 500, 1.7, R कितना 100 है, तो 173 हो गया, तो ये आ जाएगा 327, बराबर। XC आ गया, बट XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा कितना 100C, तो देयरफॉर 1 अपॉन 100C इज इक्वल टू 327, तो C क्या होगा, तो देयरफॉर C विल बी इक्वल 1 अपॉन 327 डबल मीटिंग 100, इतना फैरेड
इतना माइक्रो माइक्रो में आ जाएगा। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू डाली, इससे इजी पड़ा। सारी वैल्यूज एक साथ डाल के देखना क्या हालत होती है। I would advise you to go by step putting the values. This will be more easier for you. Okay, clear? ये हो गया सम नंबर 14। फिर चलते हैं आगे नंबर 13 के लिए। So next we go on for 13 number। 13 नंबर में दिया इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। पहले से बोले आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसे नो पावर लॉस, इनपुट एसी वोल्टेज 220 वोल्ट। इनपुट को हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं, तो इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट E1 ले लिया। करंट इन सेकेंडरी कॉइल यानी कि I2 हो गया 2.5 एम्पियर। देन यू आर सेड दैट इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो इज 1/10, देन फाइंड आउटपुट वोल्टेज E2, इनपुट करंट I1, करंट इन प्राइमरी, देन इनपुट एंड आउटपुट पावर फाइंड करना है। ये चीजें फाइंड करनी है। टेक्स्ट बुक जैसे ही समय खाली एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। वैल्यू थोड़ी चेंज है ना। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर पहले तो E1 E2 फाइंड करते हैं, तो वी नो दैट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1/N2। तो इसके ऊपर से E2 आ जाएगा, दैट इज E1 इंटू N2/N1 दिस मच वोल्ट। ये पहला पार्ट आ गया। फिर दूसरा पार्ट I1 फाइंड करना है, तो I के साथ का रिलेशन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू I2/I1, ये भी आपको पता है। तो I1 मिल जाएगा, दैट्स I1 विल बी इक्वल टू, making the subject of formula I2E2 upon E1 this much एम्पियर। ये करंट इन प्राइमरी भी आ गया। फिर पावर है, तो पहले इनपुट पावर दैट इज P1 is equal to voltage into current power यानी this much watt, बराबर है। फिर आउटपुट पावर पूछा, आउटपुट पावर P2 will be equal to E2 into I2 this much watt। ओके, दैट्स रिगार्डिंग सम नंबर 13। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों के दोनों सेम वैल्यूज आएंगे P1 P2। क्यों? आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ना, इससे नो चेंजिंग पावर, नो लॉस ऑफ पावर, सॉरी, दोनों सेम आएंगे। क्लियर अबाउट दिस? ये हो गया सम नंबर 13। कॉपी कर लो।